हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीआईटी के न्यू सिलेबस पर आधारित एमसीक्यूज के बारे में। जी हाँ, अपने आरएससीआईटी का जो सिलेबस आप सभी को पता है, आरएससीआईटी का जो अपना सिलेबस है वो अप्रैल 2024 से यानी न्यू सिलेबस है वो यानी आरएससीआईटी का लागू कर दिया गया है। तो आरएससीआईटी के न्यू सिलेबस के अंदर अगर अपने बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो नई ऐड की गई हैं, तो उनसे आधारित अपने जो यानी नई बुक के अकॉर्डिंग अपने जो ये क्वेश्चंस की एक सीरीज़ अपने शुरू की है। तो इसके अंदर रेगुलर आपको यानी जो अपडेट्स हैं जो इस यानी चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे और रेगुलर आपको इस चैनल के ऊपर जो वीडियो है वो मिलती रहेंगी। तो ये अपने अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने रेगुलर आपके लिए इस चैनल के ऊपर वीडियो जो है वो लेकर आते रहेंगे। तो सिलेबस में जो चेंजिंग किया गया है, तो वो सबसे बड़ा चेंजिंग क्या किया गया है कि सबसे पहले जो अपने आरएससीआईटी का जो सिलेबस आता था तो वो विंडो 10 पर आधारित था, यानी वो विंडो 10 के अकॉर्डिंग आता था। और उसमें जो एमएस ऑफिस दिया हुआ था, एमएस ऑफिस तो वो भी 2010 का दिया हुआ था, यानी एमएस ऑफिस 2010 के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड था और विंडो 10 पे डिपेंड था। और अभी जो अप्रैल 2024 में जो इसके अंदर बदलाव किया गया है वो क्या बदलाव किया गया है, तो इसमें जो सिलेबस है वो विंडो 11 पर आधारित कर दिया गया है। यानी इसमें विंडो 11 पर आधारित यानी जो सिलेबस है वो यानी किया गया है। और एमएस ऑफिस यानी जो पहले 2010 का था, एमएस ऑफिस 2010 की जगह पे अब एमएस ऑफिस 2019 को इसमें यानी लागू कर दिया गया है। तो उसके आधार पर अपने ये जो एक सीरीज शुरू की है और आज इस सीरीज का पहला वीडियो है। और अपने लेसन वाइज यानी जितने भी क्वेश्चंस अपने इसमें होंगे तो वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जल्द ही अभी आरएससीआईटी का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो अपने अभी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास किसके दौरान हुआ था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो विकास था वो किसके दौरान हुआ था, तो ये आपने बताना है। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं वो कौन कौन सी पीढ़ियों के बारे में यानी इसके अंदर डिस्कस किया गया है। तो कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ियां होती हैं, कौन कौन सी पीढ़ियां होती हैं, तो अपने अगर बात करें सबसे पहली पीढ़ी की, फर्स्ट की अगर अपने बात करें तो 1942 से लेकर 1955 तक होती हैं। और उसके बाद अगर अपने बात करें सेकंड पीढ़ी की तो 1955 से लेकर 1964 तक यानी होती हैं, 1964। और थर्ड पीढ़ी की अगर अपने बात करें तो 1964 से लेकर 1975 तक यानी होती है। और उसके बाद फोर्थ जनरेशन इसमें कौन सी है, तो 1975 से लेकर यानी 1989 तक अपने यानी हो जाएगी ये 1989। और अगर अपने फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो 1989 से लेकर वर्तमान तक यानी जो भी अभी वर्तमान में जो टाइम चल रहा है तो वो विकास की कौन सी पीढ़ी है, तो ये 5वीं पीढ़ी है। तो इसमें अभी दूसरी पीढ़ी का पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे किसी भी पीढ़ी से संबंधित पूछ सकता है। तो इसमें 5 पीढ़ियां होती हैं और अभी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1956 से लेकर 1965 यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास किसके दौरान हुआ था, तो 1956 या 1965 या फिर आपको 1955 या 1964 भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने आरएससीआईटी का सिलेबस पढ़ा है तो आपने जो आंसर है वो ज़रूर से बताने हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का जो स्कोर है वो पता चल सके कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आरएससीआईटी के न्यू सिलेबस पर आधारित संपूर्ण सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो उसके बाद अपने सेकंड जो क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है अग्नि, बी नंबर ऑप्शन है फ्लो सॉल्वर और सी नंबर ऑप्शन है परम, डी नंबर ऑप्शन है त्रिशूल। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है तो वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी परम जो सुपर कंप्यूटर है, परम जो एक यानी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है
तो यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी अपने सुपर कंप्यूटर के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो भारत में सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। यानी भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो ये सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और इसके अगर फादर यानी जनक की अगर इसके बात करें कि भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसका जनक कौन है, तो यानी अपना कौन सा है इसका जनक? है विजय पांडुरंग विजय पांडुरंग भाटकर। विजय पांडुरंग भाटकर को यानी भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और यही अगर अपने बात करें विश्व में यानी कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो विश्व में यानी कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है सुपर कंप्यूटर का? तो सेमुर करे को कहा जाता है। और 1964 में इसने जो कंप्यूटर बनाया था। विश्व में कंप्यूटर का पितामह कौन है? तो सेमुर करे है। और भारत में अगर पूछे तो विजय पांडुरंग भाटकर है। और परम सुपर कंप्यूटर यानी सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो अपना परम था। तो इसके बारे में अपने को ये कुछ बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी इसका ऑप्शन जो है वो बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन है वो इसका राइट होने वाला है। तो आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया जाता है? सुपर कंप्यूटर दिया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर है, या फिर नैनो कंप्यूटर है, या फिर फर्मो कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नैनो कंप्यूटर। यानी आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो नैनो कंप्यूटर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपको बताना है। तो पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? एचसीएल के द्वारा की गई थी, एप्पल के द्वारा की गई थी, या आईबीएम के द्वारा, या कॉम्पैक्ट के द्वारा की गई थी? तो ये आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आईबीएम। यानी आईबीएम जो एक पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत यानी की गई थी। और आईबीएम की अगर अपने फुल फॉर्म की बात करें तो आईबीएम की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म है तो वो भी पूछ लेता है। तो आईबीएम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करना कहलाता है। स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है डेटाबेस, बी नंबर ऑप्शन है फैच, सी नंबर ऑप्शन है फीड, और डी नंबर ऑप्शन है फील्ड। तो इसमें आपको बताना है कि स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करना या खोजना क्या कहलाता है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर है जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करना क्या कहलाता है? तो फेच कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है तो वो किससे हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए है यूनानी, बी नंबर ऑप्शन है जर्मन, सी नंबर ऑप्शन है संस्कृत, और डी नंबर ऑप्शन है लैटिन। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन से शब्द से हुई है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो अपने आज की इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं तो ये कुछ जो क्वेश्चन हैं वो यानी अपने असेसमेंट से लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन आपके जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। और कुछ आपका जो आरएससीएटी की एक न्यू बुक आई है, आरएससीएटी की बड़ी बुक जो आती है यानी एक जो न्यू बुक लॉन्च हुई है, तो आरएससीएटी की बुक में से ये जो क्वेश्चंस हैं वो लिए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने रहने वाले हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लैटिन। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन से शब्द से हुई है? तो ये लैटिन भाषा के
यानी किस शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। और कंप्यूट का हिंदी अर्थ क्या होता है? कंप्यूट का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूट का हिंदी अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट का हिंदी अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। और यही अगर अपने जो वर्ड यूज करते हैं कंप्यूटर, जो अपने वर्ड यूज करते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक यंत्र। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक यंत्र। तो इस प्रकार से आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है अपने वो हो जाएगा लैटिन, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लॉप्स का पूर्ण रूप है। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप आपका क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड होता है। और फ्लॉप्स क्या है? तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड मापी जाती है, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड मापी जाती है, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड मापी जाती है तो वो किस में मापी जाती है? तो वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के वैध प्रकार हैं? डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के वैध प्रकार हैं? तो ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका है एनालॉग कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर, यानी एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और यही अगर अपने बात करें साइज के अकॉर्डिंग, साइज के अनुसार अगर अपने बात करें तो साइज के अनुसार यानी अपने कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो साइज के अनुसार अपने माइक्रो कंप्यूटर होता है, साइज के अनुसार अपने माइक्रो कंप्यूटर होता है। और दूसरा अपने होता है मिनी कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। तो इस प्रकार से यानी साइज के अनुसार अगर अपने बात करें तो कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होता है। और डेटा प्रबंधन और क्षमता के आधार पर अगर अपने बात करें तो कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस सीपीयू घटक का उपयोग किया जाता है? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस सीपीयू घटक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वैक्यूम ट्यूब, बी नंबर ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, सी नंबर ऑप्शन है एलएसआई चिप्स और डी नंबर ऑप्शन है वीएलएसआई चिप। तो यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यानी कौन से सीपीयू घटक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पीढ़ी के अंदर अपने किसका यूज किया गया था? तो फर्स्ट पीढ़ी के अंदर अपने फर्स्ट जनरेशन के अंदर अपने वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का यूज किया गया था। फर्स्ट पीढ़ी के अंदर अपने वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का यूज किया गया था। सेकंड पीढ़ी के अंदर अगर अपने बात करें तो अपने ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। और थर्ड जो जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का यूज किया गया था। और फोर्थ जनरेशन की अगर अपने बात करें तो फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई का और फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई का यानी यूज किया गया था। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो अभी अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करता है? कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर अपने इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का यूज करता है? तो ये आपको बताना है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी जल्दी से जल्दी इसका कमेंट करके आंसर है वो दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका
राइट आंसर जो है आपका यानी कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरी, यानी थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन का जो आपका कंप्यूटर है वो यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है, एक साथ कई कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है डिजिलेंस, बी नंबर ऑप्शन है वर्सिलिटी और सी नंबर ऑप्शन है रिलायबिलिटी और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, वर्सटिलिटी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा, यानी एक साथ अगर अपने कई कार्य करने की क्षमता है तो उसको वर्सटिलिटी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक ही समय में एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं करता है, इनमें से कौन एक ही समय में एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं करता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है वर्कस्टेशन कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से यानी एक समय में एकाधिक यानी उपयोगकर्ताओं का समर्थन कौन सा नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्क स्टेशन कंप्यूटर, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी वर्क स्टेशन जो कंप्यूटर है वो एक समय में एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीडी का मतलब है, एलसीडी का मतलब क्या है, तो ये आपको इसमें एलसीडी की फुल फॉर्म बतानी है, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी नंबर ऑप्शन है लिक्विड कलर डिस्प्ले, सी नंबर ऑप्शन है लाइट कलर डिस्प्ले और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एलसीडी का मतलब क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था, कंप्यूटर का जो बुनियादी आर्किटेक्चर था वो सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लेज पास्कल, बी नंबर ऑप्शन है गार्डन मुर्रे और सी नंबर ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज और डी नंबर ऑप्शन है जॉन वॉन न्यूमैन। तो यानी जो कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर जो यानी सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जॉन वॉन न्यूमैन, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी जॉन वॉन न्यूमैन। तो अपने आज की इस क्लास के अंदर अपने लगभग 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यानी आरएससीटी का एग्ज़ाम अभी अगर आप देना चाहते हो तो आरएससीटी का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो यानी उनके लिए आपके एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यानी रहने वाले हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कंप्यूटर कौन सी विशेषताएं इसे इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषताएं इसे इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती है, तो ऑप्शन नंबर ए है एक्यूरेंसी, बी नंबर ऑप्शन है स्टोरेज, सी नंबर ऑप्शन है वर्सटिलिटी और डी नंबर ऑप्शन है ऑटोमेट। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है, तो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वर्सटिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, यानी कंप्यूटर की कौन सी ये विशेषता है जो कि अपने को यानी इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया गया, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा उपयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रांजिस्टर, बी नंबर ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब्स, सी नंबर ऑप्शन है मैग्नेटिक कोर, डी नंबर ऑप्शन है सिलिकॉन चिप्स। तो
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में क्या उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स, यानी वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का यूज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का, फोर्थ में वीएलएसआई और फिफ्थ में यूएलएसआई का यानी यूज किया गया था। तो ये भी आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है कहलाता है? वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एनालॉग कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर और डी नंबर ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है वह कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर, वो एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर यानी दोनों से मिलकर बनता है। तो वह कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? वह हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को के रूप में भी जाना जाता है? डेस्कटॉप और पर्सनल जो कंप्यूटर को यानी किसके रूप में भी जाना जाता है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है सुपर कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है क्वांटम कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी नंबर ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। तो यानी डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को यानी किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी माइक्रो कंप्यूटर। यानी अपना जो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर है यानी उसको किसके रूप में जाना जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यानी राइट आंसर हो जाएगा। यानी माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो अपने पर्सनल यानी व्यक्तिगत काम के लिए अपने इसका यूज करते हैं। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम है? कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम क्या है? तो इसमें आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन यानी कौन से होते हैं? तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके बाद वो क्या करता है उस डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद अपने को उसका रिजल्ट शो करवाता है और उसके बाद अपने उसको स्टोर करते हैं यानी स्टोरेज डिवाइस की अपने आवश्यकता होती है। तो यानी सबसे पहले अपने इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट फिर स्टोरेज, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हैंड हेल्ड सिस्टम का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन हैंड हेल्ड सिस्टम का उपयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सुपर कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है लैपटॉप, सी नंबर ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी नंबर ऑप्शन है पीडीए। तो कौन सा हैंड हेल्ड सिस्टम का उपयोग करता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पीडीए। यानी पीडीए जो है वो हैंड हेल्ड यानी हैंड हेल्ड का मतलब यानी जिसका यूज अपने हाथ में पकड़ के जिसको यूज कर सकते हैं। तो सुपर कंप्यूटर काफ़ी बड़ा होता है, लैपटॉप भी काफ़ी बड़ा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर भी काफ़ी बड़ा होता है। तो एक जो पीडीए होता है जिसको अपने हाथ से पकड़ के यानी जिसका यूज कर सकते हैं। और पीडीए यानी पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो पीडीए यानी एक हैंड हेल्ड सिस्टम होता है जिसको अपने हाथ में पकड़ के जिसका यूज कर सकते हैं। और पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनियाक किसके द्वारा विकसित किया गया है? एनियाक जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है जॉन मोचली और जे पेस्पर एकट
बी नंबर ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, सी नंबर ऑप्शन है जॉन डब्ल्यू मोचली और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो एनियाक जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? एनियाक एक कंप्यूटर है जो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जॉन मोचली और जे पेस्पर्ट एकट के द्वारा यानी विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है? डेडिकेटेड जो कंप्यूटर है उससे क्या तात्पर्य है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दीजिए कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। डेडिकेटेड कंप्यूटर यानी क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे एक और केवल एक ही कार्य सौंपा गया है तो वो कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? वो डेडिकेटेड कंप्यूटर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आरएसएटी एग्जाम से संबंधित इसी तरीके का जो कंटेंट है वो आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। तो जितना ज़्यादा उसके वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो मस्तिष्क की यानी कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है सुपर कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है क्वांटम कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है मेनफ्रेम कंप्यूटर और डी नंबर ऑप्शन है पीडीए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्वांटम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करता है ये कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा द्वारा विकसित की गई थी। संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा द्वारा यानी किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है मॉरिस विल्केस और बी नंबर ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, सी नंबर ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वॉन न्यूमैन, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। संग्रहित जो प्रोग्राम अवधारणा है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो वो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा विकसित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? सभी आधुनिक कंप्यूटर है वो किस पर कार्य करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है फील्ड, बी नंबर ऑप्शन है वर्ड, सी नंबर ऑप्शन है इंफॉर्मेशन और डी नंबर ऑप्शन है डेटा। तो सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डेटा, यानी वो किस पे काम करते हैं? वो डेटा पे काम करते हैं। और डेटा यानी अपने क्या हो सकते हैं? कोई भी संख्या हो सकती है या कोई शब्द है वो हो सकता है। तो यानी वो डेटा कहलाता है। उसको वो किस में चेंज करता है? तो वो उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। तो यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी डेटा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवी पीढ़ी के दौरान वीएलएसआई तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? पांचवी पीढ़ी के दौरान वीएलएसआई जो तकनीक थी उसको किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो पांचवी पीढ़ी में चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई तकनीक का उपयोग किया गया था और उसको पांचवी यानी पीढ़ी में यूएलएसआई तकनीक में यानी उसको परिवर्तित कर दिया गया था। तो वीएलएसआई की यानी फुल फॉर्म हो जाएगी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई की फुल फॉर्म की अगर अपने बात करें तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी। और यूएलएसआई की हो जाएगी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यानी इस प्रकार से इनकी जो फुल फॉर्म है तो वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो वीएलएसआई की फुल फॉर्म हो जाएगी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और यूएलएसआई की हो जाएगी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें यानी पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई यानी वीएलएसआई को चेंज करके किस में परिवर्तित किया गया था? यूएलएसआई तकनीक में परिवर्तित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कब और कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जो कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कोलकाता में, यानी इसको यानी पहला जो कंप्यूटर था वो यानी स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता 1955 में यानी ये स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 वर्ष खालिस्तान में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 वर्ष खालिस्तान में यानी किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1990, 1991, 1989, 1992। तो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1991। यानी भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 उसको कब लॉन्च किया गया था, तो इसको 1991 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है। इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर ए है एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन, बी नंबर इसका वजन कम है, सी नंबर इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। यानी एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन होता है इसमें, इसका वजन कम होता है और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी माइक्रो कंप्यूटर का यूज अपने किस लिए करते हैं, पर्सनल काम के लिए अपने करते हैं, सस्ते और छोटे सबसे कंप्यूटर होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग है। इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है संचार, बी नंबर ऑप्शन है शिक्षा, सी नंबर ऑप्शन है वित्तीय लेन देन, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संचार, शिक्षा और वित्तीय लेन देन के लिए अपने इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले यानी निम्न में से कौन सा आवश्यक है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट सेवा, बी नंबर ऑप्शन है मोडेम, सी नंबर ऑप्शन है वेब ब्राउजर और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले यानी ये सारे के सारे ही आवश्यक होते हैं। यानी इंटरनेट सेवा भी आवश्यक होती है, मोडेम भी आवश्यक होता है और वेब ब्राउजर भी आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का पूर्ण रूप है। www का पूर्ण रूप क्या है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है वर्ल्ड विजडम वेब, बी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब और सी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम और डी नंबर ऑप्शन है वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड। तो इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है, तो ऑप्शन नंबर ए है जीमेल, बी नंबर ऑप्शन है मिनत्रा, सी नंबर ऑप्शन है राउटर और डी नंबर ऑप्शन है टॉप लेवल डोमेन। तो इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीमेल। यानी जीमेल क्या है, इनमें से एक ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है। और जीमेल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो गूगल के द्वारा बनाया गया है। वो गूगल के द्वारा यानी बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है पेटीएम, बी नंबर ऑप्शन है गूगल, सी नंबर ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है, तो सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में अपने देख लेते हैं। तो 3 सर्च इंजन यानी जो कि अपने को RCET की बुक में दिए हुए हैं। तो एक तो आपका गूगल होता है, एक तो आपका गूगल होता है, दूसरा बिंग होता है और तीसरा
याहू होता है। यानी तीन सर्च इंजन होते हैं, गूगल, बिंग और याहू। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस का पूर्ण रूप है। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है डोमेन नेम सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है डिजिटल नंबर सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। यानी डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, और अपने ये जितने भी क्वेश्चंस आज की इस क्लास के अंदर इंक्लूड किए हैं वो आपकी RSCAT की बुक में से, RSCAT की जो आपकी बुक है उसमें से ये क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। और साथ में जो आपके इंटरनल असेसमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं, इंटरनल असेसमेंट में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं तो उनमें से ये क्वेश्चन अपने आज की इस क्लास के अंदर ऐड किए हैं। तो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर आपको इस चैनल के ऊपर जो सुबह यानी RSCAT की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास है वो रेगुलर इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेगी। सुबह अपने इसका टाइमिंग जो रहेगा सुबह यानी 6 बजे का लगभग इसका जो टाइमिंग है वो इस क्लास का रहने वाला है। तो अपने रेगुलर आपने यानी इस चैनल के ऊपर जरूर से विजिट करना है और क्लास को जरूर से ज्वाइन करना है। तो यानी अपने संपूर्ण सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने इस चैनल के ऊपर लेकर आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट अपने क्लास में और कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।